ऐसी डिसाइड करेगी सेशन के ऊपर मैं बोलूँगा, जिसके अंदर रोजगार M3M फाउंडेशन और ग्रेड अप कोचिंग देते हैं, इनका ट्राई पार्टी MOU हुआ है, जिसके अंदर 50,000 युवा साथियों को जो C और D ग्रुप के अंदर एग्जामिनेशन प्रदेश में दे चुके हैं और 90th से लेकर 99 परसेंटाइल के बीच में है, उनको अगले 18 महीनों के लिए ट्रेनिंग में इंडक्ट कर उनकी एग्जामिनेशन क्वालिटी इंप्रूव, इंटरव्यू कैसे दिया जाए उसकी ट्रेनिंग, इस प्रकार से तैयारी कराएगा। टॉप 1000 जो उन 50,000 में होंगे, उनको फिर उससे एक लेवल ऊपर लाइव कोचिंग और एडिशनली B और A कैटेगरी की तैयारी के अंदर भी सहयोग करेगा, इसका MOU हुआ है। और पिछले 10 दिनों के अंदर जब इस प्रोग्राम पे चर्चा हुई थी, M3M फाउंडेशन के सहयोग से और ग्रेडअप की पूरी टीम के मदद के साथ हमारे MOS एम्प्लॉयमेंट अनूप जी, ACS एम्प्लॉयमेंट TC गुप्ता जी, और आज हमारे बीच में नहीं है डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉयमेंट डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, जिनने पर्सनली इस टास्क को लिया। देश के अंदर इस तरह की ऑनलाइन ट्रेनिंग कराने वाली अनेक कंपनीज के साथ चर्चा कर ग्रेडअप को चुनने का काम किया और 80 लाख से 1 करोड़ जो CSR का सहयोग M3M फाउंडेशन इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में दी थी, उनके साथ टाइप किया। मेरा ये मानना है कि अब अगले 18 महीनों के अंदर केवल मात्र एम्प्लॉयमेंट विभाग इन 50,000 बच्चों को हरियाणा की ग्रुप C और D नौकरियों के लिए नहीं, हमने ग्रेडअप के साथ अलग अलग एग्जामिनेशंस, चाहे वो इंडियन रेलवेज जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट बैंक है उसकी तैयारी, हमारे बीच में दूसरे प्रदेश जैसे पंजाबी बोलने वाले और लिखने वाले बच्चों को जो हमारे 8 जिलों के अंदर अधिक मात्रा में है, उनको पंजाब के ग्रुप C और D की तैयारी, हिंदी भाषी क्षेत्र के अंदर चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो या केंद्र सरकार के SSC के मिलिट्री के एग्जामिनेशंस की तैयारी, उसके अंदर ग्रेडअप कोऑर्डिनेट करेगा। आपको याद होगा पिछले वर्ष इंजीनियरिंग के JEE के एग्जामिनेशन के रिजल्ट आए थे और 78 में से 2 हरियाणा के बच्चे थे। उसके अंदर ये सामने आया था कि गेट्स की तैयारी के अंदर भी हमारे बच्चों की रुचि कम रहती है। गेट्स जैसे टेक्निकल एग्जाम की भी तैयारी हमारे इस प्रोग्राम में हम उन 50,000 स्टूडेंट्स को कराने का काम करें। इसके लिए वीकली मॉनिटरिंग खुद हमारे ACS इस पूरे प्रोग्राम की करेंगे और हर महीने उन 50,000 बच्चों का रिव्यू किया जाएगा और जो नॉन एक्टिव बच्चे हैं उनकी जगह नए बच्चों को इंडक्ट भी टाइमली बेसिस पर करेंगे कि ये प्रोग्राम जिस सोच और दिशा के साथ हमने बनाया है ये सक्सेसफुल हो और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर हम देश भर के एग्जामिनेशन में हरियाणा के स्किल्ड बच्चों को अपॉर्चुनिटी देने का काम करते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि इस पूरे प्रोग्राम को 70-30 रेशो में डिवाइड किया जाएगा और 70-30 का मतलब है 30 अर्बन 70 रूरल, जो हमारे प्रदेश के पॉपुलेशन का रेसिडियल भी है। और
इसी सोच के साथ किया जाएगा कि जो बच्चा 1 से 1.5 घंटा डेली कोचिंग के लिए शहर की ओर ट्रांसपोर्ट करता है, उसके आने जाने के टाइम को हम कट डाउन कर पाए और उस 1-1.5 घंटे के अंदर भी उसको एडिशनली हम ट्रेन कर पाए। इसके अंदर आगामी 18 महीनों में हर हफ्ते जो उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, उस फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के वीकली एग्जामिनेशंस होंगे टाइम्ड, और पिछले 5 साल के पूरे देश भर के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के क्वेश्चनेयर हो, रीडिंग मटेरियल हो, टीचिंग मटेरियल हो, उसको विस्तारित तरीके से उनके पोर्टल पर हम उपलब्ध कराएंगे। और एक ही उद्देश्य है कि आज जहां हम आर्म्ड फोर्सेस के अंदर तो 10 से 11% देश का हिस्सा है, मगर जब जॉब्स की बात आती है तो हम 2% आ जाते हैं। इस टारगेट को बढ़ाया जाए और अगले 18 महीने के अंदर इसको 7 से 8%, 2% से हम ले जाने का काम करें कि हरियाणा प्रदेश के बच्चे को स्किल कर हम देश के प्रत्येक रोजगार के लिए सक्षम बना पाए। और आज खुशी के साथ आपके साथ साझा कर सकता हूं कि हरियाणा पहला राज्य देश के अंदर है जिसके एम्प्लॉयमेंट विभाग ने किसी CSR के सहयोग से इतने बड़े लेवल पर युवाओं को शिक्षित करने के, स्किलिंग करने के, कोचिंग देने के ऊपर कदम उठाने का काम किया। और मैं तो धन्यवाद करूंगा M3M फाउंडेशन का भी और साथ में ग्रेडअप का भी, जिनने इस 10 दिन के स्पैम के अंदर हमारे साथ टाइप भी किया और इतने बड़ी मात्रा में हरियाणा के युवाओं को स्किल करने के लिए अपना सहयोग देने का काम किया है। कोई आपके सवाल? इसका चयन कैसे होगा 50,000 बच्चों का? क्या उसका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से हमने परसेंटाइल जो बच्चों की है उनकी 13 लाख की डिटेल्स, जब मैंने पिछली बार आप लोगों के साथ वार्ता करी थी, साझी करी, और उन 13 लाख को रोजगार भवन के कॉल सेंटर से हमने पिछले 1 महीने के अंदर कॉलिंग भी करी और उसके अंदर जो टॉप 10 परसेंटाइल के अंदर बच्चे हैं उनको हमने इस प्रोग्राम में इंडक्ट करने का काम किया। जिसने भी हरियाणा प्रदेश के स्टाफ सिलेक्शन के अंदर C और D ग्रुप के लिए एग्जामिनेशन पिछले सालों में दिए थे, उन तमाम बच्चों के साथ चर्चा करने के बाद उन 50,000 युवा साथियों की हमने सूची बनाई है। और हमारा टारगेट ये है कि आज हम C और D की बात कर रहे हैं, आने वाले दिनों में इसी तरीके से CSR के सहयोग के साथ हम और टाइप करेंगे और फिर A और B ग्रुप की नौकरियों के लिए भी 25,000 जो कैपेबल हमारा यूथ है, जो इंटरव्यूज़ के अंदर, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो HPSC हो, चाहे किसी और प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर हो, रह गया कुछ परसेंटेज से, उसको इंडक्ट कर भी उसको भी ट्रेन करेंगे, चाहे वो कोचिंग की सहयोग हो, चाहे उसकी एजुकेशन की सहयोग। ये जो हर महीने प्लेस आपने कहा है कि जो नॉन इफेक्टिव जिनका रिव्यू किया जाएगा वीकली और महीने के बाद जो है उसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं, इसका क्या रहेगा प्रोसेस? अगर कोई बच्चा महीने के अंदर अपने टाइमली एग्जामिनेशन नहीं देता, कोई बच्चा पोर्टल पे लॉगिन ही नहीं करता, तो उनको रिव्यू कर जो नेक्स्ट कैंडिडेट है, जैसे 50,000 हम लेंगे तो 50,000 1, 2, 3, 4, 5 भी होंगे, तो उनके साथ साथ उनको हम चेंज करते रहेंगे। मगर एक चीज़ और साझी करूं कि हमारे जितने रोजगार ऑफिसेज हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, सब डिवीज़न लेवल पर भी, उनको डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीज़न लेवल के पोर्टल हम बना कर देंगे। और जो बच्चा इस प्रोग्राम में उस डिवीज़न से है, उस रोज़गार ऑफिस के साथ अटैच्ड है, उसकी भी ऑफिस लेवल तक मॉनिटरिंग हम करवाएंगे कि अगर उसको कोई बुक्स चाहिए, किसी प्रकार की कोई हेल्प ग्राउंड पे चाहिए लाइब्रेरी के अंदर, तो उसको लोकल लेवल पर हम सहयोग कर पाएंगे।
तो केवल मात्र हेड ऑफिस लेवल पर वीकली नहीं, वीकली इसको सब डिवीजन लेवल पर भी, क्योंकि हमने नए 11 सब डिविजनल ऑफिस और प्रदेश के अंदर इस वित्त वर्ष में खोले हैं, तो उसी टारगेट के साथ है कि हम तमाम 67 हमारे सेंटर्स के अंदर सक्सेसफुली हमारे बच्चों को ट्रेन भी कर पाए और उनको जो जो थोड़ी थोड़ी मदद चाहिए वो टाइमली उपलब्ध। 13 लाख जो बच्चे थे उनको कॉल हो चुकी है, पिछली बार 3 लाख चेन हो गए। 3 लाख का आंकड़ा उनका था जो प्राथमिक थे, जिनको इस प्रोग्राम में हमने इंडक्ट कराना था। हमारा टारगेट ये था कि बाय एंड ऑफ सितंबर हम तमाम 13 लाख को कॉल करेंगे, क्योंकि प्राथमिकता इस प्रोग्राम को चलाने की थी। तो जो हमने टॉप 90 परसेंटाइल से ऊपर वाले बच्चे थे, प्राइमरी तौर पर सबसे पहले उनसे ही चर्चा कर कर इस प्रोग्राम को बनाने का कार्य। लेकिन टॉप 90 में रूरल एरिया के कहाँ आए होंगे जो 70% और 30% का रेशो बांटना है? वो तो एड्रेस से हम छांट लेंगे। नहीं तो रूरल में कुछ छूट भी दिया चल रहा है, है। 50,000 का चयन हुआ नहीं है। मैं तो इतना बता सकता हूँ पूछ रहा कि हूँ पूरी जानकारी, क्योंकि अब एक इशू आया है कि चयन कैसे हुआ। नंबर 1 आपने 50,000 डाल दिया, आपने टॉप 90 बता दिया, टॉप 90% जो लोग हैं उसमें रूरल और अपराधों का कैसे हमने 90 के जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, 50,000 से भी ज़्यादा बच्चे 90 में। उसके अंदर एक चीज़ तो कह सकता हूँ, रूरल उसी को काउंट करेंगे जिसके आगे वीपीओ लिखा, और जैसे जैसे उसकी चलेगी, अगर हमें परसेंटाइल नीचे भी करना पड़े रूरल के लिए तो उसको भी हम करेंगे। इसमें मान लीजिए सर कि किसी का अगर 55,000 है और अगर 50,000 तक 70% नहीं आए रूरल के, तो 55,000 रूरल को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके लिए क्या छूट होगी सर? कुछ इसमें आपको बता ही दिया कि 70% हम रूरल लेंगे, 30 अर्बन लेंगे, तो छूटी सर मीडियम इंस्ट्रक्शन क्या होगा, हिंदी या इंग्लिश? पंजाबी भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, और हम तो कोशिश करेंगे कोई गुजराती सीख के जाए, मराठी सीख के जाए तो उसको उसके अंदर भी उपलब्ध कराए, क्योंकि ग्रेड अप के पास लगभग 16 भाषा के अंदर उनके एग्जामिनेशन सेटअप आज तैयार है। मगर क्योंकि पंजाबी एक ऐसा मीडियम है जो हरियाणा के साथ लगते हुए प्रदेश में उपयोग होता है, तो हमारा प्राइमरी फोकस हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी पे। हरियाणवी की कोई लिपि नहीं है। एक इसके अलावा विधानसभा सत्र के बाद लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हुए, विधानसभा स्पीकर हुए, किस तरीके से लगता है सेशन जो है बीएससी में हालांकि तय होने, लेकिन आपको क्या लगता है किस तरीके से? देखिए, कल हमारे 6 सदस्य, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष, आज हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और 3 विधायक कोविड पॉजिटिव आए हैं। आगे सेशन के अंदर कैसे कार्रवाई रहेगी ये तो कल सुबह 11 बजे बीएससी तय करेगी, मगर क्योंकि स्पीकर ने अपनी पावर डिप्टी स्पीकर को डेलीगेट कर दी है, मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद विस्तारित तरीके से सदन की कार्रवाई के ऊपर वो आपसे स्वयं चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आगामी जो 2 दिन का सेशन है उसको चलाया जाए। लेकिन स्पीकर या जो डिप्टी स्पीकर है, स्पीकर काम करेंगे, उनका काम तो केवल वहाँ की विधानसभा की कार्य का संचालित करना। तय अवधि जो कितना कार्य होगा, अब क्योंकि सीएम के तौर पे अब आप भी वहाँ पर सदन में नेता होंगे, सदन के नेता, तो उस एंगल से भी सरकार की जो आपकी अगर डिस्कशन हुई हो, हमारा 2 दिन का टेंटेटिव शेड्यूल सरकार की तरफ से गया है, तो क्या इसको कट शॉर्ट करने का कोई अभी कोई प्लानिंग हुई है क्या? इसके ऊपर कल क्योंकि 11 बजे बीएससी और 2 बजे सेशन है, जिसके अंदर नेता प्रतिपक्ष भी होंगे, होम मिनिस्टर भी होंगे, और क्योंकि स्पीकर के तौर पे डिप्टी स्पीकर हैं, हम चारों बैठकर इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे और इस सेशन को कैसे चलाया जाए उसके ऊपर, क्योंकि हमारे एक सिटिंग सदस्य का भी निधन इन 6 महीने के अंदर हुआ है, ओबिचुरी भी उनको हम कल देंगे। कैसे सदन की कार्रवाई चलेगी, मेरे ख्याल से बीएससी के अंदर फैसला ये होगा, उसके बाद ही आपके साथ बेहतर तरीके से हम बता। एक कल आपका बयान आया था, कर पाए तो राइट टू रिकॉल का क्या हम बिल लेके आ ही रहे हैं कल वाले जो उसमें सेशन शुरू हो रहा है? चौधरी देवीलाल जी का एक सपना था कि अगर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपना मत खो देता है जनता के अंदर, तो उसको राइट टू रिकॉल का अधिकार जनता को मिलना चाहिए। और इसके ऊपर
हमारी चर्चा भी हुई सरकार की और फिर ये निर्णय लिया गया और हम प्रयासरत हैं कि इस सेशन के अंदर सदन में भी इसके ऊपर चर्चा हो, सदन के सहमति के साथ प्रदेश के अंदर, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्टेड पंचायती राज रिप्रेजेंटेटिव सरपंच है। सरपंच के ऊपर निरंतर हम देखते हैं कि अलग अलग आरोप लगते रहते हैं। जब इलेक्टेड लोग जनता के मत से इलेक्ट होकर आते हैं, क्योंकि प्रदेश के अंदर कानून हम पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज लेवल तक के तो बना सकते हैं, इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम सदन के आगे प्रस्ताव रखेंगे कि प्रदेश में आगामी जो पंचायती राज इलेक्शंस हो उसके बाद राइट टू रिकॉल की व्यवस्था बनाई जाए, जिसके अंदर सरपंच अगर गांव का फेथ खो देता है तो गांव के वोटर्स के पास अधिकार होना चाहिए कि उसके विरुद्ध के अंदर वोट डालकर मिनिमम 1 साल की अवधि उसके सरपंच की जब खत्म हो जाए तो उसको हटाकर नए सरपंच की नियुक्ति की ओर भी कदम उठा पाए। तो इसके लिए तो बिल लेके आना पड़ेगा ना। बिल लेके आएंगे। सब कुछ और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से संबंधित बिल भी थे। 50% महिलाओं को पंचायत में जो दिलाने की बात थी, 75% का है, उनको लेकर के क्या आपकी तैयारी थी आपको सदन में? मेरे ख्याल से केवल मात्र कॉमन मिनिमम ही नहीं, चाहे 7A के अंदर तब्दीली की बात हो, चाहे हमारी रजिस्ट्रीज की कैंसिलेशन की पावर रजिस्ट्रार जो कि डीसी होता है उसको देने की बात हो, कई ऐसे अहम बदलाव है। कल बीएसी जो डिसाइड करेगी लेजिस्लेटिव बिजनेस कैसे आएगा, उसके अंदर फिर वो सारे आपके सामने होंगे, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज के रिलेटेड हो, टाउन कंट्री प्लानिंग के हो, स्पोर्ट्स के हो। मुझे लगता है कि आगामी दिनों के अंदर अच्छे बदलाव, प्रोग्रेसिव बदलाव हमें लॉज के अंदर प्रदेश में दिखे। पीछे राज्यपाल साहब से भी मिले थे, तो वो 75% का जो बिल था उसको, क्योंकि अब ऑर्डिनेंस को हम बिल के तौर पर लेके आ रहे हैं, तो हमने राज्यपाल से आग्रह किया है कि हम उसको विड्रॉ कर फ्रेश बिल उसी सब्जेक्ट के अंदर विधानसभा में पेश करेंगे। तो हमने राज्यपाल को लिख दिया कि हम उसको विड्रॉ करते हैं, हमारी ओर से चला गया। तो लेकिन उससे पहले वो राष्ट्रपति को भेज चुके थे और उस पर राज्यपाल के पास पावर है कि वो उसको विड्रॉ भेज देंगे कि हम वापस कर देंगे। और बिल में वही जो बातें एलआर ने लिखी थी और फिर वो जो संवैधानिक मामला आया था, वो तो फिर बिल में फिर वही इशू आएगा। आप बिल तो आने दो, या उसको हम रेक्टिफाई कर देंगे। आप बिल आने दो, आपको अच्छी तरीके से समझ। दोनों विषयों का बिल है। 50% महिलाओं का जो 50% महिलाओं का है, 8% बीसीए की रिजर्वेशन है, राइट टू रिकॉल है, कई ऐसे बदलाव हैं 75% जो प्रदेश के पंचायती राज को भी चेंज करेंगे। 75% युवा के रोजगार को भी नई दिशा देने का काम करेगा। अगर हम टाउन प्लानिंग का 7A अमेंडमेंट देखें, रजिस्ट्रेशन के अंदर डीड कैंसिलेशन की पावर देखें, तो शायद ये हमारे रेवेन्यू सिस्टम को भी दुरुस्त करने का काम करेगा। और जिस तरीके से एक चीज साझी करना चाहूँ कि कल सुबह से हमारे अर्बन एरियाज के अंदर भी रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है और अच्छी तरीके से हमें जो डाटा आया है वो बताता है, एग्जैक्ट नंबर तो मैं अभी साझी नहीं कर पाऊंगा, मगर वो बताता है कि किस अच्छे तरीके से जो यूएलबी और टाउन प्लानिंग का एनओसी का और साथ में उनके फीस पेमेंट का जो ऑनलाइन पोर्टल प्रदेश सरकार ने प्रस्तावित किया था वो बना है और रेवेन्यू सिस्टम के साथ दुरुस्ता के साथ वो चल रहा है। आने वाले दिनों के अंदर जो दिक्कतें हमें आती थी उसमें बहुत बेहतरीन सुधार देगी। ये तो अब रजिस्ट्री खुल गई है, ये कह रहे हैं। अगर ऑनलाइन बुकिंग खुल गई है तो अगले सोमवार से रजिस्ट्री भी खुल गई। तो टोकन शुरू हुआ। अभी 1 हफ्ते का हमने अर्बन एरिया की ऑनलाइन बुकिंग शुरू करी थी जो नेक्स्ट वीक से फिर एक्टिवली तो वो जो टाउन कंट्री प्लानिंग का जो एनओसी जहाँ था सॉफ्ट उनका 14 दिन का डीम्ड अप्रूवल का सॉफ्टवेयर अपडेट आया है कि अगर टाउन प्लानिंग किसी भी एनओसी के ऊपर 14 दिन एक्शन नहीं लेगी तो वो इंडस्ट्री जैसे डीम्ड अप्रूव करती है वैसे ही डीम्ड अप्रूव मान। तो 14 दिन तो रजिस्ट्री रुकी रहेगी। तो पहले प्रोसेस में तो 40 दिन भी रुकती थी। नहीं, हम वही कहना भी उसके अंदर ऑफिसर्स के ऊपर ये डायरेक्शन है कि वो 14 दिन में इसको निपटाए। तो पहले अपॉइंटमेंट ली
रजिस्ट्रेशन की जो टेम्पलेट आपने दिए हैं, अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। पहले आपकी कोई भी प्रॉपर्टी आईडी है, अगर वो फ्लैग होती है अर्बन लोकल बॉडीज की, तो आप अर्बन लोकल बॉडीज की वेबसाइट पर डाइवर्ट हो गए। उसके अंदर दो आपके चार्जेस के ऊपर आपको एनओसी चाहिए होती है, एक डेवलपमेंट चार्ज पे, एक प्रॉपर्टी टैक्स पे। दोनों की ऑनलाइन पेमेंट हो सकती है। दोनों की ऑनलाइन पेमेंट अगर होगी तो वो आपको पेमेंट होते ही दोबारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे डाइवर्ट कर देगा और उसमें आपकी प्रॉपर्टी आईडी पे ग्रीन टिक लग जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई 7A एरिया के अंदर है, कंट्रोल्ड एरिया में, अगर उसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन लगती है तो आपको कंट्री टाउन प्लानिंग की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली, और आप अप्लाई करेंगे डाइवर्ट हो जाएगी 7A के लिए। ऑटोमेटिक। जब तक आपकी ये एनओसीज नहीं आती, जब तक ये ऑब्जेक्शंस फ्लैग ऑफ नहीं होते, आपकी रजिस्ट्री की बुकिंग नहीं आएगी। और जिस दिन आपकी एनओसीज क्लियर हो जाती है या ग्रीन टिक आ जाता है, यू आर गुड टू गो फॉर योर रजिस्ट्रीज। और जो हमने 7A का जो अमेंडमेंट तो अभी लेके आ रहे हैं, तो अभी तो फिर टीसीपी के पास तो पुराना एक्ट पड़ा है जो 2 कनाल का है अभी एग्रीकल्चर लैंड का, तो उसका क्या बना? उसको हमने पीछे कैबिनेट के अंदर ऑर्डिनेंस के माध्यम से। अच्छा, एक विषय जो काफी दिनों से अभी आपका बयान उस पर नहीं आया, बाकी तो सब पे आया है, जो एससीटी की रिपोर्ट थी। एससीटी की रिपोर्ट उनके होम मिनिस्ट्री की तरफ से सिफारिश होकर चली गई, तो उस पर आपका बयान आ गया। तो उसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफिस से चीफ सेक्रेटरी के पास चला गया, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से भी वापस चला गया। एससीटी में जो बात अभी तक आपको पढ़ी भी आपने, अभी तक आबकारी विभाग में क्या दुरुस्त करने जा रहे हैं? मैं तो होगा बेहतर रहेगा आपके साथ एक दिन आराम से बैठ के आधा घंटा सिर्फ आबकारी विभाग पे लगाऊं, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो मैं आपके साथ साझी करूंगा पिछले 1 क्वार्टर की और पिछले 1 दशक के फर्स्ट क्वार्टर की, तो शायद आपको खुशी होगी कि प्रदेश में बड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट्स आई। कोविड की वजह से रेवेन्यू वगैरह का मैं फिर आप या तो आप दोबारा मेरे साथ चाय नहीं पीना चाहते सारे। सर एक आपके तो क्या डिपार्टमेंट है, वो चाय बोलवा लेते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू पर कांग्रेस फियेस्को जो कल कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की वैक्सीन ली। मैंने तो कई दिन पहले भी कहा था टीडी अटैक के ऊपर, और मुझे लगता है प्रदेशों में हो रहा था, अब केंद्र में भी होने लग गया। एक विषय जो कोविड से रिलेटेड है, रेवाड़ी और सिरसा, डिप्टी सेक्रेटरी, जो कोविड से रिलेटेड एक विषय जो आ रहा है सामने, बहुत तो आपने क्लैरिटी कर दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों पर रोक है। मंदिरों का अलाउड जो जितना एसओपी में जारी है, लेकिन राजनीतिक तौर पर कोई गतिविधि अलाउड नहीं है। ये बड़ौदा में जो उपचुनाव के चक्कर में वहाँ 1-1 हजार लोगों को बुला रहे हैं, ये उल्लंघना है या नहीं है? राजनीतिक गतिविधियां अलाउड नहीं है, हम अलाउड करे जा रहे हैं और इसलिए कोरोना फैल रहा है। एक बड़ा कारण वो भी है, दूसरा कारण नहीं है। हम विधानसभा में तो एक बेंच पे एक डिप्टी सीएम को एक बेंच पे, और अगर मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर लूं तो शायद हम तो एक गैप मेंटेन करे हुए, हाँ, मगर कैमरा आपके और आपके साथ वाले के पहुंचाऊं, नहीं हो रहा ना। तो कहीं ना कहीं इसमें नागरिकों को खुद समझना पड़ेगा। अगर इस तरह की गतिविधि कहीं हो रही है, नहीं, राजनेता जा रहे हैं, वो बुला रहे हैं, तो बुलाना छोड़ दो, मैं तो यही कहूंगा। चलो, धन्यवाद।